आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाई स्ट्रिंग क्लास आर डिक्लेयर्ड फाइनल। ये भी बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने नोट्स के ऊपर में और देखिए हम लोग क्या पढ़े थे फाइनल में। ये आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन में करवा देता हूँ, अगर आप लोग भूल गए फाइनल होता क्या है। तो फाइनल हम लोग 3 डिफरेंट प्लेसेस में लगा सकते थे। एक हो गया क्लास के साथ, फिर सेकेंड मेथड के साथ, थर्ड हो गया आपका वेरिएबल के साथ। अगर हम लोग वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस वेरिएबल का वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में आगे चेंज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कि हम लोग का एक नंबर वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, उसमें 10 स्टोर किए हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका इनिशियली 10 स्टोर कर दिया जाएगा और इन फ्यूचर आप आगे में प्रोग्राम में नंबर का ये जो वेरिएबल का वैल्यू कभी भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 20, मतलब 10 प्लस 20 और ये जो 30 आएगा आपका ये नंबर में इनिशियलाइज मतलब असाइन कर दिया जाएगा। ये आप इनिशियलाइज नहीं होता, इनिशियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर ये 30 करने का कोशिश करेगा, लेकिन इसको क्या दिखेगा कि ये जो वेरिएबल है हम लोग का फाइनल है, इसलिए ये अलाउ नहीं करेगा, ये आपका एरर हो जाएगा। तो सेम हम लोग पढ़े थे आपका मेथड में भी। अगर मान लेते हैं हम लोग मेथड में फाइनल लगाते तो इससे क्या होता है, तो अभी के लिए एक मान लीजिए ये हम लोग का पेरेंट क्लास है, क्लास प्लैनेट, और हम लोग का चाइल्ड क्लास है क्लास अर्थ। चाइल्ड क्लास क्यों हुआ, क्योंकि ये अर्थ क्लास पेरेंट को प्लैनेट को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए ये प्लैनेट का चाइल्ड हो गया। तो हम लोग पढ़े इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो आने लायक होते हैं पेरेंट से चाइल्ड के लिए वो आ जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अभी हम लोग के अंदर में चाइल्ड में हम लोग का पास क्या आ गया होगा, रिवॉल्व मेथड भी आ गया होगा। ऑब्वियस सा बात है, ये इनहेरिटेंस करने लायक है इसलिए आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता था मेथड ओवरराइडिंग का, अगर चाइल्ड चाहे तो पेरेंट का मेथड को ओवरराइड कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसका जो इंप्लीमेंटेशन है अंदर में जो भी लिखा हुआ होगा, इसको चाइल्ड अगर चाहे तो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर पेरेंट ये सोच ले कि मैं अपने चाइल्ड को चेंज करने के लिए नहीं दूंगा, मतलब परमिशन नहीं दूंगा ये मेथड को चेंज करने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते थे, ये मेथड को फाइनल कीवर्ड लगा देंगे। तो अब इसके अंदर में मतलब पेरेंट के मेथड के अंदर में कुछ भी लिखा हुआ होगा वो चाइल्ड अब उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। तो ये हम लोग पढ़े हुए, जस्ट आप लोग का रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर जल्दी से क्विक रिकैप करवा दिया। अब यहाँ पर क्लास का देखिए क्या होता है। तो अब यहाँ पर अगर क्लास के सामने में हम लोग फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो इसमें भी हम लोग पढ़े थे क्या कि कोई भी क्लास, देखिए कोई भी क्लास इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। अगर क्लास प्लैनेट को देखेंगे तो नीचे में क्या हुआ, क्लास अर्थ एक्सटेंड कर लिया, मतलब क्लास ये दोनों का इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेशन हो गया और क्लास पेरेंट का फीचर ये चला गया क्लास अर्थ में, जाने लायक जो भी था। लेकिन अगर ये जो आपका क्लास है, अगर वो ऐसा सोच ले कि मेरा फीचर कोई भी एक्सटेंड ना कर पाए, मतलब मेरा कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं बन पाए, तो उसी के लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड पढ़े थे, राइट। ये बस मैं आप लोग के लिए क्विक रिकैप करवा दिया। तो अगर क्लास ये चाहता है कि मेरा जो प्रॉपर्टीज है कोई भी दूसरा क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाए, मतलब इनहेरिट नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कीवर्ड लगा देंगे क्लास के सामने में। तो अब ये क्लास का कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था हम लोग का क्या कि हम लोग का जो स्ट्रिंग क्लास है, हम लोग का ये जो स्ट्रिंग क्लास है, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको कंट्रोल करके क्लिक करूंगा स्ट्रिंग को, तो देखिए ये जो हम लोग का स्ट्रिंग क्लास है ये आपका फाइनल क्लास है। तो यहाँ पर फाइनल लगाने का क्या मतलब है, सिंपल रीजन, ये आपका जो भी जावा है वो नहीं चाहता है कि आपका ये स्ट्रिंग क्लास को कोई एक्सटेंड कर पाए, कोई इनहेरिट कर पाए। अब यहाँ पर क्यों नहीं चाहता है, ये आ गया आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन। अब देखिए मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग का स्ट्रिंग का वीडियो में कि स्ट्रिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है आपके प्रोजेक्ट में। लगभग आप समझिए 70 to 80% जो भी आप डेटा बनाएंगे, जो भी वेरिएबल बनाएंगे, वो सारे के सारे आपका स्ट्रिंग टाइप का ही रहने वाला है। चलिए हम लोग का तो दूध भात है, मतलब हम लोग का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो जेवीएम यूज करता है वो भी सारे के सारे लगभग आपका स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू यूज करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्लास लोडर और ये सब के बारे में, तो वो भी क्या करता है, आपका स्ट्रिंग टाइप को ही यूज करता है। अब यहाँ पर दिक्कत आ गया, जेवीएम नहीं चाहता है कि स्ट्रिंग का कोई भी फीचर या फंक्शनैलिटी को आप लोग ओवरराइड कर दे, मतलब उसके मेथड को ओवरराइड कर दे एक्सटेंड करने के बाद। इसीलिए आपको जावा में स्ट्रिंग क्लास फाइनल देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चीज आपका जेवीएम भी जावा में भी स्ट्रिंग में ही यूज होता है। वो कभी रिस्क नहीं ले सकता है कि आपका दिमाग कब घूम गया, आप मेथड को अपने तरीके से ओवरराइड कर दिए और जेवीएम हो सकता है क्रैश कर जाए, जावा हो सकता है क्रैश कर जाए। तो इसीलिए ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहता है, डायरेक्टली ये लोग क्या कर दिया, क्लास को बना दिया फाइनल। अगर आप इसको कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास फाइनल है, तो आप इसको एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे, इसके कोई भी मेथड को आप ओवरराइड भी नहीं कर पाएंगे और इसके प्रॉपर्टीज को कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब था यही, और इसका दूसरा कोई मतलब नहीं है।
अब यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हम लोग का इक्वल टू ऑपरेटर। अब देखिए, चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने टीचिंग पैनल में और यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ चुके थे। इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे कि ये दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 10 और यहाँ पर मान लेते हैं एक हम लोग का डिफरेंट वेरिएबल है इंट b इक्वल टू 20 और हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं a इक्वल टू b। तो सिंगल इक्वल टू क्या करता है, जो राइट हैंड साइड का वेरिएबल की जो राइट हैंड साइड का जो लिटरल्स है या जो वैल्यू है या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसको लेफ्ट साइड का वेरिएबल में असाइन कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक a नाम का वेरिएबल बनाया जाएगा, मान लेते हैं उसका कुछ मेमोरी रहेगा, उसमें ये 10 को स्टोर कर देगा। तो b के लिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये होता है सिंगल इक्वल टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का कमाल। जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू रहेगा, वेरिएबल रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल में वेरिएबल को असाइन करवा देगा। लेकिन अगर डबल इक्वल टू करते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब a का वैल्यू b का वैल्यू को कंपेयर करेगा कि क्या दोनों इक्वल है। कहने का मतलब है, अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर यही ऐसा चेक करेगा आपका कि 10 इक्वल टू 20 और कंपेयर करने के बाद ये आपका बुलियन रिजल्ट देगा, मतलब या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पर क्या 10 20 का इक्वल है, नहीं है, तो ये आपका फॉल्स आउटपुट दे देगा। अगर मान लेते हैं बी में भी हम लोग का 10 होता तो यहाँ पर क्या होता है 10 इक्वल टू यहाँ पर 10 करते हैं तो ये हम लोग का क्या आउटपुट मिलता, ट्रू मिलता। कहने का मतलब क्या है कि डबल जो आपका डबल इक्वल टू है, ये सिंपली वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है, वेरिएबल की वैल्यू को। अब यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग का वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें इक्वल टू कैसे बिहेव करता है उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका एक स्ट्रिंग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो हम लोग पढ़े हुए स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं न्यू और उसके बाद स्ट्रिंग, और ये यहाँ पर हम लोग का कंस्ट्रक्टर रहेगा और ये कंस्ट्रक्टर में हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ EYL और यहाँ पर ऐसा मैंने कुछ कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं यहाँ पर आपका मान लेते हैं स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं आपका न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पर फिर से मैं इसमें EYL को ही स्टोर कर देता हूँ। अब देखिए, ये करने का बेसिक रीजन क्या था, हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि क्या ये, अब हम अगर s1 इक्वल टू s2 करते हैं तो ये क्या आउटपुट आएगा। अब मान लेते हैं कि हम लोग का कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, system.out.println यहाँ पर आप मान लीजिए, और इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, s1 इक्वल टू s2 कर रहे हैं। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये लाइन में क्या होगा। चलिए, यहाँ पर जब भी JVM आएगा सबसे पहले क्या करेगा, ये देखिएगा कि एक न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हीप के मान लेते हैं ये हम लोग का हीप मेमोरी है और ये हम लोग का स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। तो ये क्या करेगा, आपका हीप मेमोरी में एक बना देगा ऑब्जेक्ट EYL, क्योंकि आप न्यू कीवर्ड से बना रहे हैं इसलिए हीप में बनाएगा, और S1 को इसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस क्या है, #123। तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, एड्रेस। ये चीज मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का क्लियर होना चाहिए रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोग बिगनर है, स्टार्टिंग में आप लोग को जितना बार मैं रिपीट करवाऊंगा आप लोग का दिमाग में उतना सेट होते हुए जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। अब ये S1 को क्या मिल गया, एड्रेस। अगर एड्रेस मिल गया तो कभी भी ये इसका घर में जा सकता है, जो भी करना है कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, मतलब प्राइवेट या पब्लिक या प्रोटेक्टेड, वो सब भी पिक्चर में आएगा। तो फिलहाल के लिए ये क्या हो गया, S1 इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि S1 को इसका रेफरेंस मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लिटरल है आपका फ्यूचर यूज के लिए यहाँ पर भी ये बना दिया जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग का बन जाएगा आपका क्या, EYL बन जाएगा यहाँ पर भी। और ये अभी फिलहाल के लिए कोई भी इसको पॉइंट नहीं करेगा, मतलब आपके तरफ से कोई पॉइंट नहीं करेगा, JVM का जिम्मेदारी है इसको इंटरनल रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इक्वल टू कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, फिर से हम लोग न्यू कीवर्ड से EYL बना रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड का दिक्कत था कि ये फिर से न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा, सेम आपका जो भी रहे EYL, और यहाँ पर आपका S2 नया रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका रेफरेंस मान लेते 369। तो S2 के अंदर में हम लोग का स्टोर क्या हो जाएगा, आपका इसका रेफरेंस 369, और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको EYL पहले से ही मिल जाएगा, इसलिए ये नहीं बनाएगा। एज सिंपल, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप मुझे बोलिए कि अगर हम लोग S1 इक्वल टू S2 करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। मैंने बहुत मेहनत किया था रेफरेंस वर्सेस ऑब्जेक्ट में, और मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दिया रेफरेंस का क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। अगर आप इसका आंसर सही नहीं दे पाए अभी तो मेरा मेहनत सब बर्बाद है, मतलब जो भी मैं समझाया आपका दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा सही से। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है अभी देखते हैं। अब देखिए, इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है या नहीं है।
यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर ए में 10 था, बी में भी 10 था तो ट्रू, अगर ए में 10 है, बी में 20 है तो फॉल्स, सिंपल। तो यहां पर भी यही चेक करेगा S1 का वैल्यू क्या है। S1 का वैल्यू EYL नहीं है, S1 एक आपका रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया गया है। मतलब यहाँ रेफरेंस क्या है, यहाँ रेफरेंस आपका है हैश 1 2 3, ये है आपका रेफरेंस। S2 में क्या है, S2 में भी रेफरेंस है, ये EYL नहीं है। तो यहाँ पर क्या चेक करेगा आपका हैश 369 S2 का। अब बोलिए क्या ये दोनों एड्रेस सेम है, रेफरेंस मतलब सिंपली ये आपका ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो गया, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट आपका सेम है। इसका आंसर है ऑब्जेक्ट सेम है उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या ये रेफरेंस सेम है, इसका आंसर है नहीं सेम है। इसका मतलब हम लोग का आउटपुट क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। वो अलग बात है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो बना था अंदर में EYL इसके अंदर में भी था, और S2 के अंदर S2 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर में भी EYL था, वो दूसरा बात है। लेकिन हम लोग का इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है। तो वेरिएबल हम लोग का रहा S1 और S2, उसका जो वैल्यू रहा वो हो गया पर्टिकुलर रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट का। S2 के पास भी पर्टिकुलर रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट का। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन लेते हैं। ये तो आप समझ गए फॉल्स है। अगर आप लोग आंसर दे पाए तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग बहुत सही से पढ़े हैं। अगर आंसर नहीं दे पाए कोई बात नहीं, आप लोग अभी समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अभी मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं जैसे कि स्ट्रिंग S3 इक्वल टू कोड। अभी के लिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया, तो ये मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसीलिए ये डायरेक्टली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ना कि हीप के अंदर में डायरेक्टली। हीप के अंदर में ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, बस एक जस्ट क्विक रिकैप करवा देता हूँ आपको कभी कभी बीच में। अरे यार थोड़ा मतलब रिकैप होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग का भी दिमाग से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लिटरल के थ्रू हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोड डायरेक्टली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में बन जाएगा। और इसको कौन रेफर करेगा, इसको आपका S3 रेफर करने वाला है। कहने का मतलब है अगर इसका मान लेते हैं एड्रेस आपका है 191, तो S3 के अंदर में S3 वेरिएबल के अंदर में आपका ये रेफरेंस आ जाएगा 191, और ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और उसके बाद मान लेते हैं कि हम लोग एक और क्या किए, एक और आपका यहाँ पर स्ट्रिंग S4 इक्वल टू, यहाँ पर फिर से हम लोग कोड कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये अगेन स्ट्रिंग लिटरल से बना रहे हैं, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में जाएगा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ये चेक करता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट, ये जो लिटरल है पहले से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में है या नहीं है। हाँ, इसके अंदर में मिल जाएगा इसको कोड। ये क्या करेगा, इसी को डायरेक्टली पॉइंट करवा देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो S4 रेफरेंस वेरिएबल रहेगा, इसका भी जो आपका वैल्यू रहेगा ये इसका रेफरेंस मतलब 191 दे देगा। अब यहाँ पर सोचिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तो देखिए अगर मैं अब यहाँ पर लिखता हूं आपका S3 इक्वल टू S4, तो सिंपल आप इसको रट जाइए, दिमाग में सेट कर लीजिए, जो करना कर लीजिए। अगर डबल इक्वल टू लगा रहे मतलब वो वेरिएबल का वैल्यू को कंपेयर करेगा। अब S3 वेरिएबल का वैल्यू क्या है, ये रेफरेंस है, ना कि ये कोड है। कोड तो ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब वो कहीं पर होगा, लेकिन S3 जो है हम लोग का रेफरेंस वेरिएबल है और इसके अंदर में रेफरेंस है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, तो 191। अब S4 के अंदर में क्या, S4 के अंदर में भी रेफरेंस है, किसका, सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। मतलब ये जो आपका कोड है इसको S3 भी पॉइंट कर रहा है और S4 भी पॉइंट कर रहा है। अगर दोनों सेम को ही पॉइंट कर रहा है तो इसका भी एड्रेस क्या होगा, सेम ही होना चाहिए, #91 मान लेते हैं अभी के लिए। तो ये आपका एड्रेस हो गया #91 और इसका भी एड्रेस हो गया #91। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, जी हाँ ये वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या समझे कि हम लोग अगर डबल इक्वल टू से कंपेयर करते हैं किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को या किसी भी वेरिएबल को, कोई वेरिएबल हो, तो वो वेरिएबल का वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू होगा, या रेफरेंस हो या कोई इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, जो भी हो, वो उसको कंपेयर करने वाला है, ना कि ऑब्जेक्ट को। तो ये हम लोग का क्या करेगा, डबल इक्वल टू रेफरेंस मतलब वेरिएबल का वैल्यू कंपेयर करेगा। अब यहाँ पर एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है, तो क्या कभी भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं, EYL इक्वल टू कोड है, तो उसका क्या वे है, क्योंकि हम लोग इसका वेरिएबल से अगर इक्वल टू से कंपेयर करते हैं तो ये तो उसका रेफरेंस को मैच करवा रहा है। अगर हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो क्या इसका जावा में प्रैक्टिकली कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ, पॉसिबिलिटी है। कैसे है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अभी डबल इक्वल टू के बारे में पढ़े हैं उसको हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं क्लिप्स में, नहीं तो आपका सर के ऊपर से पार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू आपका यहाँ पर बना दिया मैंने क्लास, और यहाँ पर जल्दी से मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप लोग को शायद दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर भी मैंने यहाँ पर फिर से जूम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक आपका स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू,
यहाँ पर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा, मैं कभी कभी कुछ डिफरेंट चीज बोल लेता हूँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, फिर बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं रिकॉर्डिंग करने में, तो थोड़ा उसको कॉपरेट कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपका EYL विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड बना रहे थे, हम लोग पढ़ चुके थे, आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और सेम चीज को जल्दी से मैं बिना समय को बर्बाद किए हुए इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर तो कॉपी हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, तो ये मैंने कर दिया कॉपी और यहाँ पर जल्दी से मैंने कर दिया पेस्ट और इसको मैं कर देता हूँ S2। अब देखिए S1 में भी EYL है, S2 में भी EYL है। अगर मैं यहाँ पर system.out.println कुछ मैं ऐसा कर दूं S1 = S2, तो ये आपका आउटपुट क्या देगा। तो चलिए इसको डिबगर मोड में रन करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट डबल क्लिक करके लगा दिया और यहाँ पर डिबगर मोड को मैंने ऑन कर दिया और ये बीच में बहुत सारा प्रॉम्प्ट का सिंबल आता है, इसको इग्नोर कीजिए। आते हैं इक्लिप्स में, तो देखिए हम लोग का इस ब्रेक पॉइंट में कोड आके रुक गया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखिए S1 हम लोग का यहाँ पर बन गया, जिसके अंदर में क्या है EYL है। और फिर उसके बाद अब मैं अगर नेक्स्ट करूंगा तो S2 भी बन जाएगा, उसके अंदर में भी EYL है। तो S1 के अंदर में भी EYL है, S2 के अंदर में भी EYL है। हम लोग को पता है कि ये रेफरेंस वेरिएबल है और हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ देंगे तो सारे के सारे जो रेफरेंस वेरिएबल होते थे, नॉर्मल रेफरेंस वेरिएबल, उसमें आपका यहाँ पर रेफरेंस दिखाई देता था। लेकिन हम लोग पढ़े थे क्या कि स्ट्रिंग जावा में आंखों का तारा होता है, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को घुमाया गया है दिखने के लिए। इंटरनली इसमें भी रेफरेंस ही है, ये अभी हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, इंटरनली इसके अंदर भी रेफरेंस ही है। लेकिन यहाँ डिबग मोड में आप उसको नहीं देख सकते, आपको स्ट्रिंग का वैल्यू देखने को मिलेगा। मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा डायरेक्टली उसका वैल्यू दिखा देगा, ना कि इस रेफरेंस वेरिएबल का वैल्यू दिखाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए S1 के अंदर भी EYL है और S2 के अंदर भी EYL है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में ये S1 का रेफरेंस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा #123 मतलब जो भी इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, और S2 का जो रेफरेंस होगा, ये दोनों को कंपेयर करेगा। हम लोग न्यू कीवर्ड से बनाए थे, इसीलिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट एड्रेस है, डिफरेंट रेफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट देखिएगा हम लोग का फॉल्स ही आने वाला है। यहाँ पर कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा कि यहाँ पर S1 का वैल्यू था EYL, नहीं, S1 का वैल्यू कभी भी EYL नहीं था। S1 का वैल्यू आपका ये रेफरेंस था, ये रेफरेंस जिसको पॉइंट कर रहा था, ये रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट का था S1 उसको पॉइंट करने लगा, लेकिन S1 का वैल्यू कभी भी EYL नहीं था। ये आपका S1 का वैल्यू रेफरेंस ही रहेगा, क्योंकि ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को ही स्टोर करने वाला। किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट का नहीं, जिस क्लास का टाइप रहेगा उसी क्लास का ये रेफरेंस को स्टोर करने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस इक्लिप्स में। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए क्या डिफरेंस था। अब इसको मैं प्रूफ करने के लिए कि अब अगर हम लोग स्ट्रिंग लिटरल से बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपका स्ट्रिंग S3 = मैंने कुछ कर दिया आपका कोड, तो अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो ये क्या होगा, फिर से डायरेक्टली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में ये आपका बना देगा क्या, ये कोड नाम का ऑब्जेक्ट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको जल्दी से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये कुछ और कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, Ctrl+V कीजिए वापस और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग कोड से। यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट, देखिए ये हम लोग को ऐसे करना है, नहीं तो फिर ये एरर थ्रो कर देगा, एरर मतलब फॉल्सिंग आ जाएगा। और यहाँ पर हो गया S3 और S4। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपका S3 और S4 को यहाँ पर मैं कंपेयर जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैं इसको कर दिया S3 और इसको मैंने कर दिया S4। तो अगर आप हम लोग इसको देखेंगे, वापस से मैं इसको डिबग मोड में रन कर देता हूँ, जल्दी से रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बीच में ही कर दिया इसको ब्रेक, तो कोई बात नहीं है, ये यहाँ पर आ गया रीस्टार्ट। तो इसको जल्दी से मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी रहेगा आपका ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब देखिए S3 में क्या होगा, S3 में भी कोड, उसके बाद S4 में देखिए, S4 में क्या होगा, ये देखिए मैंने कैपिटल कर दिया, एक में स्मॉल कर दिया, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का फॉल्स आ जाएगा ये, क्योंकि दो डिफरेंट लिटरल्स, एक में कैपिटल C है, एक में स्मॉल C है। चलिए अब रन कर ही दिए तो इसको कंपेयर कर ले, देखिए इसमें भी फॉल्स आ गया हम लोग का, फॉल्स। अब इसको जल्दी से मैं स्टॉप करता हूँ, इसको भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, और अगर मैं कैपिटल कर दूंगा, अब देखिए क्या होगा, जल्दी से मैं इसको वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जल्दी से, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसको स्टेप ओवर करने चाहिए और देखिए, तो देखिए अब क्या होगा, अब हम लोग का यहाँ पर एक S3 नाम का वेरिएबल बनाया जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हम लोग का कोड रहेगा ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जब भी रिटर्न किया जाएगा हम लोग S3 में इसको स्टोर कर देंगे। तो जैसे ही मैं देखिए स्टेप ओवर करूंगा तो यहाँ पर हम लोग को S3 के अंदर में कोड देखने को मिल गया, यहाँ पर कोड है जो आप नीचे देख सकते हैं। अब सेम होगा S4 के लिए भी, लेकिन ये आपका कहाँ बन रहा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, क्योंकि हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डायरेक्टली, ना कि न्यू कीवर्ड। तो क्या होगा, S4 के लिए भी नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन उससे पहले वो चेक करेगा क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है, अगर है तो वो सिंपली उसको रीयूज कर देगा। तो अब हम लोग का S3 के अंदर में भी कोड आ गया और S4 के अंदर में भी कोड आ गया। अब ये क्या करेगा, S3 = S4, मतलब ये S3 और S4 का वैल्यू को चेक करेगा। यहाँ पर अलग बात है, आपको दिखने में लग रहा है कि ये कोड S3 के अंदर में, ये S4 के अंदर में कोड है, नहीं,
ये ऑब्जेक्ट किसी और प्लेस में है, S3 और S4 के अंदर में उसका इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ये देखिए ये जो कोड बना ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में डायरेक्टली बना, तो हम लोग का क्या हुआ, दोनों शेयर कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस है, मान लेते हैं 191, और ये S3 के पास भी चला गया रेफरेंस और S4 के पास भी चला गया, सेम बात है। अब ये वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है, ये बात आप याद रख लीजिए। डबल इक्वल टू मतलब वेरिएबल का वैल्यू को कंपेयर करता है, ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, वो जिसको पॉइंट कर रहा होगा। सिंपल, ये आपको याद रखना है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाँ, S3 के पास भी सेम एड्रेस होने वाला है और S4 के पास भी आपका सेम एड्रेस ही होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा हम लोग का आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। न्यू कीवर्ड में देखिए क्या हुआ, हम लोग का EYL इसके पास भी था, EYL इसके पास भी था, लेकिन इसमें फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ये वेरिएबल को हम लोग कंपेयर कर रहे थे और ये वेरिएबल में ये जो रेफरेंस था किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का था, और S2 के अंदर में भी जो आपका रेफरेंस था वो आपका कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट में था। दिखने में लग रहा है ये EYL है, लेकिन इंटरनली वो आपका वेरिएबल का वैल्यू को कंपेयर करता है जब भी आप डबल इक्वल टू लगाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डायरेक्टली कंपेयर कर पाए। चलिए, वेरिएबल का वैल्यू कंपेयर करने के लिए तो हम लोग को पता चल गया डबल इक्वल टू है। क्या जावा में स्ट्रिंग के लिए खास करके कोई ऐसा फंक्शनैलिटी दिया गया है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट कंपेयर कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर में जो लिखा हुआ है जैसे कि EYL और ये जो ऑब्जेक्ट है EYL, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो भी ट्रू करना चाहिए। अब हम लोग इसका वेरिएबल का वैल्यू को कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, मतलब वेरिएबल का वैल्यू तो रेफरेंस है, हम लोग अब ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हैं। क्या ये फंक्शनैलिटी ऐड किया गया है स्ट्रिंग में? तो देखिए अभी से हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन स्ट्रिंग के सारे मेथड को देखना शुरू करेंगे। सारे मतलब कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है उसको देखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। तो हम लोग का सबसे पहला मेथड जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आपका इक्वल्स मेथड। तो इक्वल्स मेथड में क्या होता है ये हम लोग जाके वहां पर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इक्लिप्स में, और यहाँ पर देखिए ये इक्वल टू आपका कंपेयर करता था क्या, कि आपका वेरिएबल का वैल्यू क्या है। लेकिन आपका स्ट्रिंग क्लास के अंदर में एक मेथड है जिसका नाम है इक्वल्स। तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि कभी भी कोई भी क्लास का मेथड को यूज करना चाहते हैं तो उसका रेफरेंस वेरिएबल नेम, तो यहाँ पर आप किसी को ले लीजिए, मान लेते हैं S1, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग S1 को ले लेते हैं, और S1 डॉट ऑपरेटर से देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे सजेशन देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इक्वल्स यूज करना है। तो इक्वल्स यूज करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल स्पेस वापस क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसके अंदर में एक इक्वल्स का आ रहा है, अगर आप देखेंगे देखिए इक्वल्स करके आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो ये क्या करेगा, ये जो आपका मेथड है तो ये क्या हो रहा है, मेथड कॉलिंग हो रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं ये सिंपल है, मेथड कॉलिंग हो रहा है। ये मेथड को एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है ऑब्जेक्ट टाइप का। हम लोग पता है जावा में बेसिकली सारे के पेरेंट क्लास होते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप ये S2 को पास कर सकते हैं जो आपका वैलिड है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये इक्वल्स मेथड का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अब आप जाइए इसका कंटेंट को चेक कीजिए। चलिए इसको मैं आपका टीचिंग पैनल में ही समझाता हूं, यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, आपका न्यू स्ट्रिंग से EYL बनाया, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर हम लोगों ने न्यू स्ट्रिंग से डिफरेंट बनाया एक ऑब्जेक्ट EYL अगेन, तो यहाँ पर आपका 2 डिफरेंट EYL ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। एक को हम लोगों ने S1 में स्टोर किया और एक को हम लोगों ने S2 में स्टोर किया। अब हम लोग को क्या करना, इक्वल्स के बारे में पढ़ना है। अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया डॉट इक्वल्स। तो मेथड का कॉलिंग हम लोग को पता है कभी भी करना है तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही करना है, और इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए कि आप किस वेरिएबल की वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू नहीं, वेरिएबल की कंटेंट से, मतलब वो वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं हम लोग S2 से कंपेयर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब क्या करेगा, ये जो इक्वल्स ऑपरेटर है आपका, ये S1 का जो मतलब S1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा मतलब EYL को, ये अब EYL को पिक कर देगा। ये इंटरनली कुछ ऐसा करेगा, अब EYL को पिक करेगा, और उसके बाद आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं, S2 का कंटेंट से, मतलब S2 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा आप उसका कंटेंट से कंपेयर करना चाहते हैं। तो S2 भी किसको पॉइंट कर रहा है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में भी आपका EYL है। तो अब ये क्या करेगा, आपका इंटरनली EYL इक्वल टू EYL कुछ ऐसा करेगा, समझने के लिए आप समझ लीजिए अभी। और ये क्या हो जाएगा, जी हाँ, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो ये होता है इक्वल्स मेथड का कमाल। तो आज हम लोग पढ़े हैं सबसे फर्स्ट मेथड में आपका हम लोग का जो भी है आपका इक्वल्स मेथड। तो चलिए इसको जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी से हम लोग चलते हैं इक्लिप्स के अंदर में, और यहाँ पर देखिए
अब मैं क्या कर रहा हूँ, S1 डॉट इक्वल्स S2। अब आपको पता है ये इक्वल्स मेथड को चाहिए एक आर्ग्यूमेंट आप जिससे कंपेयर करना चाह रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देता हूँ जल्दी से, तो अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्लोजिंग टैग लगा दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे ही इसको वापस मैं स्टॉप करके डिबगर मोड में रन करूंगा, तो अब ये S1 और S2 का वेरिएबल को कंपेयर नहीं करेगा। S1 और S2 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा उसका कंटेंट को कंपेयर करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इक्वल टू में तो हम लोग ऑब्वियस सा बात है फॉल्स आएगा, लेकिन अब ये इक्वल ऑपरेटर ये इसका S1 और S2 का वैल्यू को नहीं कंपेयर करके ये जो रेफरेंस वेरिएबल होगा, ये जो रेफरेंस होगा इसके पास, और वो जो रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट को कंपेयर करेगा। मतलब EYL इक्वल टू EYL और आंसर आ जाएगा इसका ट्रू। इसीलिए यहाँ पर ये इक्वल का कमाल होता है। अगर आप स्ट्रिंग का कंटेंट चेक करना चाहते हैं, मतलब ये जो आप इसका कंटेंट चेक करना चाहते हैं कि ये जो आपका वैल्यू है इक्वल है कि नहीं है, तो आप लोग डॉट इक्वल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आपका रेफरेंस वेरिएबल जो है उसका वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो आप इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल मतलब इसका यहाँ पर बन गया है। अब नेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ पर जो भी होगा, तो यहाँ पर S3 इक्वल टू S4 है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।